मौत का खेल भाग 9। कब्र खोदी गई। डॉक्टर वीरानी की कब्र सभी लोगों के सामने थी। गड्ढा मिट्टी से भरा हुआ था। रायना और शरबतिया ने लोगों को बताया था कि उन्होंने कुछ घंटे पहले गड्ढा खुला हुआ देखा था और उसमें लाश नहीं थी। गड्ढा खोलकर देख लो, लाश है भी या नहीं, दिनाक ठुकराल ने मशवरा दिया। उसकी बात सभी को ठीक लगी। कुछ दूर पर पड़े फावड़े से गड्ढे की मिट्टी हटाई जाने लगी। कुछ मिट्टी हटने के बाद लाश का कफन नजर आ गया। सबको यकीन हो गया कि लाश गड्ढे में मौजूद है। मिट्टी फिर से भरी जाने लगी। तभी दिनांक ठुकराल ने कहा, मेरे ख्याल से एक बार लाश का चेहरा भी देख लेना चाहिए ताकि किसी तरह का शुभा न रहे। फावड़े से कुछ और मिट्टी हटाई गई। इसके बाद कफन हटाया गया तो उसके अंदर से डॉक्टर वरुण वीरानी का चेहरा नजर आ गया। ऐसा लगता था जैसे वह गहरी नींद में सोया हुआ हो। उसका चेहरा देखकर रायना सिसक पड़ी। अबीर उसे ढांढस बंधाने लगा। कफन फिर से बांध दिया गया। उसके बाद उस पर मिट्टी डाल दी गई। कब्र को जमीन के बराबर ही रखा गया था ताकि देखने पर वह अलग सी नजर न आए। इस काम से फारिग होकर सभी वापस कोठी की तरफ चल दिए। रास्ते में दिनांक ठुकराल ने राजेश शरबतिया से कहा, वैसे मेरी राय यह है कि लाश का विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया जाए। इससे किसी तरह का खतरा हमेशा के लिए टल जाएगा, वरना लाश कौन रखाता रहेगा। बात तुम्हारी ठीक है, राजेश शरबतिया ने कहा, लेकिन लाश जलाए जाने पर उससे उठने वाली लपटें दूर से नजर आएंगी। आपको दिक्कत हो रही है तो मैं कहीं और अंतिम संस्कार कर लूंगी, रायना ने सख्त लहजे में कहा। मुझे डॉक्टर वरुण की बॉडी चाहिए। उसकी इस बात पर शरबतिया घबराकर ठुकराल की तरफ देखने लगा। ठुकराल ने उसे इशारों में कहा कि वह समझाता है रायना को। रास्ते में कोई कुछ नहीं बोला। कोठी पर पहुंचने के बाद ठुकराल ने रायना से कहा, रायना, हम सब तुम्हारे दुख में बराबर के शरीक हैं। डॉक्टर वरुण वीरानी की भरपाई कोई नहीं कर सकता है। कुछ देर खामोश रहने के बाद ठुकराल ने आगे कहा, यह भी सच है कि डॉक्टर वीरानी की यहाँ किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में उनकी मौत महज हादसा ही है। अगर उनकी मौत की बात बाहर जाती है तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। दूसरे इससे कुछ हासिल भी नहीं होना है। बाकी दोस्तों ने भी अपने अपने तरीके से रायना को समझाया। नतीजे में रायना खामोश हो गई। वह किसी का विरोध नहीं कर सकी। वैसे भी इनमें से बहुत से ऐसे थे जिनसे डॉक्टर वीरानी की 20 साल की दोस्ती थी। कोठी पर कुछ देर बैठने के बाद धीरे धीरे सभी रवाना हो गए। कुछ देर बाद रायना भी जाने के लिए उठ खड़ी हुई। सदर दरवाजे से निकलते हुए उसने कहा, मैं कल फिर आऊंगी। रायना के जाने के बाद राजेश शरबतिया ने सुकून की सांस ली। बॉर्बी डॉल की तलाश। सार्जेंट सलीम ने अपने कमरे पर पहुंचकर लिफाफा खोला। उसमें एक युवक और एक लड़की की तस्वीर थी। लड़की की तस्वीर देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ऐसा लगता था यह तस्वीर किसी बार्बी डॉल की हो। थोड़ा लंबे से चेहरे पर छोटी सी नाक थी और खूब बड़ी बड़ी सी आंखें थीं। चेहरे की रंगत गुलाबी थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सचमुच किसी जीती जागती लड़की की तस्वीर है। उसने कई बार तस्वीर देखने के बाद उसे पलट दिया। उसके पीछे लड़की का नाम रायना लिखा हुआ था। उसके नीचे पता था। इसके बाद सलीम ने मर्द की तस्वीर पर भी एक नजर डाली। उसके पीछे भी नाम और एड्रेस दर्ज था। दोनों तस्वीरों को उसने लिफाफे में रख लिया। कपड़े बदले और लिफाफे को कोट की अंदरूनी जेब में रखने के बाद बाहर आ गया। रायना को इम्प्रेस करने के लिए उसने घोस्ट से जाने का फैसला किया था। वह पार्किंग से घोस्ट लेकर निकल पड़ा। सबसे पहले उसने रायना के घर जाने का फैसला किया। आधे घंटे बाद वह रायना के पते पर पहुंच गया। उसने उसकी कोठी के बाहर कार रोकी और बाहर निकल आया। यह एक बड़ी सी कोठी थी। वह गेट के बाहर काफी देर तक बेल बजाता रहा, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। तभी उसकी नजर अंदर दरवाजे पर पड़ी। वहां ताला लटक रहा था। सार्जेंट सलीम काफी निराश हुआ। सार्जेंट सलीम आकर कार में बैठ गया और वह आगे बढ़ गई। अब वह दूसरे पते पर रवाना हो गया। यह पता एक आलीशान कोठी का निकला।
उसने कार सड़क के दूसरी तरफ रोक दी। वह अंदर का जायजा लेने लगा। वह सोचने लगा कि किस नाम और काम से मुलाकात की जाए। तभी कोठी का बड़ा सा गेट खुला और एक विदेशी कार बाहर निकल आई। उसने कार ड्राइव कर रहे युवक को पहचान लिया था। वह फोटो वाला अबीर ही था। सार्जेंट सलीम ने कुछ दूर जाकर घोस्ट को टर्न किया और एक निश्चित दूरी बनाकर उसका पीछा करने लगा। कार कई सड़कों से होते हुए एक दूसरी सड़क पर मुड़ गई। सलीम बराबर कार के पीछे लगा हुआ था। कुछ आगे जाने के बाद कार शेक्सपियर कैफे के सामने रुक गई। सलीम ने भी अपनी कार पार्क की और बाहर निकल आया। अबीर उसे कहीं नजर नहीं आया। वह कैफे के अंदर पहुंचा तो वहां उस वक्त ज्यादा लोग नहीं थे। अबीर एक सीट पर जाकर बैठ गया। उस पर पहले से एक लड़की बैठी हुई थी। वह शायद उसका ही इंतजार कर रही थी। सार्जेंट सलीम पास पड़ी एक खाली मेज की तरफ चल दिया। उसने लड़की का चेहरा देखा तो तुरंत यू टर्न ले लिया। वह लड़की शनाया थी। उससे 31st नाइट की पार्टी में सार्जेंट सलीम मिल चुका था। सार्जेंट सलीम सीधे वॉशरूम चला गया। वहां पहुंचकर उसने अपने नथुनों में स्प्रिंग डाल ली। इससे उसकी नाक थोड़ा चौड़ी हो गई थी। इसके अलावा होठों पर बून स्टाइल की मूछें भी चिपका ली। यह सब बदलाव करने के बाद उसने खुद को आईने में देखा। उसकी शक्ल काफी बदल गई थी। उसने कोट उलटकर पहन लिया और बाहर आ गया। वह आराम से टहलता हुआ शनाया के पास वाली मेज पर जाकर बैठ गया। शनाया और उस युवक में बहस हो रही थी। शनाया उससे कह रही थी, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी तबीयत खराब नहीं थी। मैंने तुम्हारी कोठी पर भी कॉल की थी। वहां से पता चला था कि तुम घर पर नहीं हो। यकीन करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं एक डॉक्टर दोस्त के यहाँ खुद को दिखाने चला गया था, अबीर ने कहा। झूठ मत बोलो अबीर, तुम पूरी रात घर से गायब थे। मैंने सब पता लगा लिया है। तुम्हें अगर मेरे साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करना था तो मना कर देते। कम से कम मैं इतनी सर्दी में ठिठुरने तो न जाती। देखो न बेबी, मैं तुमसे मिलने आया न, अबीर ने कहा। क्या फायदा, मेरी न्यू ईयर पार्टी तो खराब हो गई न। तुम नाराज मत हो बेबी। मैं नेक्स्ट संडे तुम्हें एक आलीशान पार्टी दूंगा। उसमें मैं और सिर्फ तुम रहोगी, तीसरा कोई नहीं। इस बात पर लड़की खुश हो गई। उसने कहा, तुम बहुत क्यूट हो सोना बाबू। तभी अबीर के फोन की घंटी बजी। फोन पर नाम देखते ही वह उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, यार मुझे जाना होगा, एक इमरजेंसी मीटिंग है। यह कहते हुए अबीर तेजी से बाहर निकल गया। वह शनाया का जवाब तक सुनने के लिए नहीं रुका। कैफे से निकलते निकलते उसने फोन पिक किया और तेजी से पार्किंग की तरफ चला गया। सलीम भी बाहर आ गया था। हालांकि उसने बाहर निकलने में कोई तेजी नहीं दिखाई थी, क्योंकि वह किसी तरह का शक पैदा नहीं करना चाहता था। बाहर आने पर उसने अबीर की कार को पार्किंग से निकलते देखा। वह खड़ा होकर उसकी दिशा देखने लगा। उसके बाद वह भी घोस्ट पर सवार हो गया, सड़क पर आ गया। 3 सेकंड में ही घोस्ट 100 की स्पीड पर दौड़ने लगी। कुछ मिनट बाद ही उसने अबीर की कार को पा लिया। अबीर की कार की रफ्तार काफी तेज थी। कुछ देर बाद उसकी रफ्तार धीमी होती गई और वह होटल सिनेरियो की तरफ मुड़ गई। सलीम कार को कुछ दूर रोके खड़ा रहा। कुछ देर बाद वह घोस्ट को पार्किंग की तरफ लेकर चला गया। कार से निकलते निकलते उसने अपना रेडीमेड मेकअप हटा लिया था। वहां से वह सीधे होटल के डाइनिंग हॉल की तरफ गया। उसे उम्मीद थी कि अबीर वहीं मिलेगा। उसका अंदाजा सही निकला। वह एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके सामने बैठी युवती पर सलीम की निगाहें जमकर रह गईं। यकीनन उसने ऐसी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। सलीम को लगा वह सुध-बुध खो बैठेगा। उसने खुद को संभाला और पास की एक मेज पर बैठ गया। सलीम को यकीन नहीं था कि रायना से उसकी इस तरह से अचानक मुलाकात हो जाएगी। रायना अबीर से कह रही थी, मैं एक परेशानी में फंस गई हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी परेशानी डार्लिंग? अबीर ने रायना का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, परेशान मत हो, मुझे बताओ क्या बात है।
रायना ने कहा, मुझे डॉक्टर वरुण वीरानी की लाश चाहिए, वरना मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी कि वह कहाँ चले गए। लेकिन तुम राजी क्यों हो गई थी उस रात उसे वहीं दफन कर देने के लिए, अबीर ने कहा। सब कुछ बहुत अप्रत्याशित तौर पर हुआ था। उस वक्त मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, फिर लोगों का दबाव भी था, मैं नहीं बोल सकी, रायना ने कहा। आज भी शरबतिया हाउस में तुमने इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया, अबीर ने कहा। वहां कोई भी मेरी सुनने को तैयार नहीं था। मैं क्या करती, रायना ने तेज आवाज में कहा। कुछ करते हैं, अबीर ने कहा। इसके बाद वह उठ खड़ा हुआ। रायना भी खड़ी हो गई। उसने रायना का हाथ पकड़ा और उसे लेकर डाइनिंग हॉल से ऊपर कमरों की तरफ जाती सीढ़ियां चढ़ने लगा। सलीम ने ऊपर जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल किया था। जब वह ऊपर पहुंचा तो अबीर और रायना को एक कमरे में जाते हुए देखा। सलीम के कान गर्म हो रहे थे। डॉक्टर वरुण वीरानी की लाश का क्या हुआ? क्या डॉक्टर वरुण वीरानी किसी साजिश का शिकार हुए थे? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए जासूसी उपन्यास मौत का खेल का अगला भाग। मौत का खेल भाग 10। इश्क की दास्तान। अबीर कुछ देर पहले एक लड़की के साथ था और अब यह दूसरी लड़की। अबीर आखिर किसे धोखा दे रहा है? यह सलीम की समझ में नहीं आया। सलीम कुछ देर खड़ा अपनी गुद्दी सहलाता रहा। वह सीढ़ियों से नीचे उतर आया। वह होटल मैनेजर के ऑफिस की तरफ चल दिया। सार्जेंट सलीम बिना रोक टोक अंदर धड़धड़ाता हुआ घुस गया। अंदर पहुंचते ही अफरा-तफरी मच गई। होटल की रिसेप्शनिस्ट तेजी से बाहर निकल गई। मैनेजर विशेश्वर कातिल भी हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। उसने खिसियानी हंसी हंसते हुए कहा, हुजूर बुरा न माने तो एक बात अर्ज करूं। फरमाइए, सलीम ने मुंह बनाते हुए कहा। अगर हुजूर नॉक करके अंदर आते तो बंदे की खैर रह जाती, मैनेजर ने कहा। अबे यह होटल है या? सलीम ने आंखें निकालते हुए कहा, लेकिन मैनेजर ने बीच में ही बात लपक ली। तशरीफ रखिए हुजूर। नाराज मत होइए, मैनेजर ने हाथ जोड़ते हुए कहा। मैं तो बस जरा आदाब व एहतराम के तकाजे की बात कर रहा था, कोई तकाजा काजा नहीं। तुम लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाते हो। किसी दिन हत्थे चढ़े तो बंद कर दूंगा, सलीम ने आवाज में गुस्सा लाते हुए कहा। सार्जेंट सलीम को मालूम था कि अगर उसने चूड़ियां नहीं कसी तो जिस मालूमात के लिए वह यहाँ आया है उसे आसानी से नहीं मिलेगी। छोड़िए, क्या पिएंगे आप? मैनेजर ने चापलूसी करते हुए कहा। मुझे हराम का खाना हजम नहीं होता, सलीम ने गंभीर आवाज में कहा। मेहमानों से पैसे लिए जाते हैं क्या? ठीक है हत्यारे साहब, पानी मंगा लीजिए। होटल सिनेरियो के मैनेजर का नाम विशेश्वर था। कातिल उसका तखल्लुस था। उसे उर्दू बोलने का जुनून था। कभी कभी शायरी भी सुनाया करता था। सार्जेंट सलीम की उससे गाढ़ी छनती थी। बस मनमाफिक सूचनाएं देने में आनाकानी बहुत करता था। मैं एक काम से तुम्हारे पास आया हूँ, सलीम ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। हुक्म कीजिए, कातिल ने कहा। तुम्हारी कस्टमर कोई बॉर्बी डॉल भी है? सलीम ने पूछा। बॉर्बी डॉल? मैं मतलब नहीं समझा, कातिल ने कहा। अरे यार, वह लड़की जो बॉर्बी डॉल जैसी दिखती है, सलीम ने खींचते हुए कहा। अच्छा वह? कातिल ने मुस्कुराते हुए कहा। हुजूर वह लड़की नहीं, किसी की बेगम है। यह तो बेगम है और इनका शौहर गमजदा है। क्या जनाब को पसंद आ गई है? शादीशुदा है, सलीम ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए पूछा। जी, उसने एक बुजुर्ग साइंसदां से शादी की है, लेकिन लंगड़ फंसा रखा है, अबीर के साथ, कातिल ने आंख मारते हुए कहा। क्या वह तुम्हारी परमानेंट कस्टमर है? सलीम ने पूछा। जी हुजूर। अबीर के लिए एक वीआईपी स्वीट परमानेंट बुक रहता है, हालांकि वह रोज नहीं आता। होटल में नाम क्या लिखा रखा है? अबीर ने सलीम ने पूछा। अपनी असली शख्सियत के तौर पर ही ठहरता है, कातिल ने बताया। और यह मैडम? सलीम ने पूछा। इनका नाम रायना है, यह उसी स्वीट में ठहरती हैं। इनके नाम अलग से कोई कमरा नहीं है, कातिल ने जवाब दिया। नाम क्या है इनके पति का? सलीम ने पूछा। कोई वीराना। हाँ, वीरानी करके नाम है।
साइंसदां हैं तो काफी मसरूफ भी रहते ही होंगे और बेगम यहाँ वहाँ चलती फिरती रहती हैं, कातिल ने मुंह बनाते हुए कहा। और यह अबीर किस खेत की मूली है? सलीम ने पूछा। कभी यह आवारागर्दी किया करता था। इस 5 स्टार होटल कौन कहे, 3 स्टार में भी घुसने की औकात नहीं थी, विशेश्वर कातिल ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। सुनते हैं बिटकॉइन में पैसे लगाए थे शुरुआती दौर में, करोड़ों का मुनाफा हो गया है, अब तो यह शुरफा में शुमार होते हैं। यह शुरफा क्या होता बेटे? सलीम ने पूछा। शरीफों में गिनती होती है, कातिल ने सीधे अनुवाद कर दिया। आखिरी सवाल, इस बॉर्बी डॉल से इनका याराना कब से चल रहा है? सलीम ने पूछा। यह तो बता पाना मुश्किल है, मेरे होटल में कमरा तकरीबन 1 साल से बुक है, कातिल ने कहा। यार हत्यारे, तुम बड़ी कमीनी चीज हो, सलीम ने हंसते हुए कहा और उठ खड़ा हुआ। कमीना कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बराए मेहरबानी हत्यारा नहीं कातिल कहें, मेरा तखल्लुस कातिल है। जाते जाते एक बात तो बताओ, सलीम ने कहा। अपने कस्टमर के बारे में इतनी जानकारी रखते कैसे हो? कारोबार है साहब अपना, अगर हर सारिफ का प्रोफाइल नहीं रखेंगे तो उन्हें उनके मिजाज के हिसाब से सर्विस कैसे दे पाएंगे? कातिल ने कहा। लेकिन यह जुबान सिर्फ आपके सामने ही खुलती है, किसी और को यहाँ के कस्टमर के बारे में नहीं बता सकता। सारिफ क्या होता है? कस्टमर? अबे तो सीधे कस्टमर कहो न, सलीम ने कहा और वहाँ से निकल पड़ा। फिर दरवाजे के पास रुकते हुए कहा, पानी खुद ही पी लेना। वहाँ से सलीम सीधे लिफ्ट की तरफ पहुँच गया। लिफ्ट सबसे आखिरी फ्लोर पर रुकी थी। सलीम लिफ्ट से बाहर निकलकर सीधे वेटर्स के कमरों की तरफ पहुँच गया। एक कमरे के बाहर पहुंचकर उसने हल्के से नॉक किया। कुछ देर बाद दरवाजा खुल गया। एक युवक ने नींद भरी आंखों के साथ दरवाजा खोला था। ऐसा लगता था शायद वह सो रहा है। सलाम साहब, सलीम को देखकर युवक ने कहा। रात की शिफ्ट चल रही है क्या? सलीम ने पूछा। जी, वेटर ने कहा और पीछे हट गया। सलीम उसके कमरे में दाखिल हो गया। अंदर पहुंचकर उसने वेटर से कहा, तुम्हारी ड्रेस चाहिए 10 मिनट के लिए। वेटर ने अलमारी से एक धुली हुई साफ ड्रेस सलीम को दे दी। उसके बाद वह बाहर निकल आया। कुछ देर बाद सलीम वेटर के लिबास में उसके कमरे से निकल रहा था। उसके हाथ में एक ट्रे थी, उस पर एक सफेद तौलिया और रूम फ्रेशन रखा हुआ था। सलीम लिफ्ट से सीधे अबीर और रायना के कमरे वाले फ्लोर पर रुका। दरवाजे पर पहुंचकर उसने हल्के से नॉक किया और धीमी आवाज में कहा, सर, रूम सर्विस। कुछ देर बाद दरवाजा खुल गया। वेटर बना सलीम सीधे अंदर पहुंच गया। सलीम ने पहले ड्राइंग रूम वाले हिस्से में रूम फ्रेशन स्प्रे किया, उसके बाद वह बेडरूम वाले हिस्से में आ गया। वहां अबीर बैठा फोन पर किसी से बात कर रहा था। सलीम को रायना कहीं नजर नहीं आई। सलीम ने जैसे ही रूम फ्रेशन को स्प्रे किया, अबीर ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, मैं दूसरी तरफ चला जाता हूँ। सलीम ने घूम घूम कर 4-6 बार स्प्रे किया। उसके बाद वह चादर और तकिया सही करने लगा। उसे तकिए के नीचे ATM कार्ड रखा हुआ नजर आया। सलीम ने बड़ी तेजी से नाम, बैंक का नाम और कोड पढ़कर उस पर तकिया रख दी। यह रायना का ATM था। उसके बाद उसने 1-2 बार और स्प्रे किया और वापस जाने के लिए मुड़ गया। उसे वॉशरूम से निकलते हुए रायना नजर आ गई। उसने गुलाबी कलर का नाइट सूट पहन रखा था। वह बला की खूबसूरत नजर आ रही थी। सलीम ने एक नजर उसे देखा और तेजी से बाहर आ गया। वह लिफ्ट से ऊपर पहुंचा। वेटर रूम में जाकर कपड़े चेंज किए। लौटते वक्त उसने वेटर के हाथ में 500 रुपए का नोट देते हुए कहा, सो जाओ आराम से। सलीम होटल से बाहर आ गया। उसने गोश्त स्टार्ट की और पार्किंग से निकलकर सड़क पर आ गया। उसकी कार का रुख बैंक की तरफ था। बैंक पहुंचकर वह सीधे लीड बैंक अधिकारी के ऑफिस की तरफ चला गया। लीड बैंक अधिकारी उसका जानने वाला था। सलीम को देखते ही वह खुशदिली से बोला, कहाँ बिजी हो प्यारे इतने दिनों से? कभी आ जाओ गरीब खाने पर भी, बढ़िया चिकन टिक्का बनाते हैं। साल भर हो गए तुम्हारे साथ महफिल जमाए हुए।
सलीम ने उसके सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, बहुत जल्द महफिल सजेगी। इस बार एक नई डिश बनाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मेरी एक मदद करनी है। तुम्हारे लिए जान हाजिर है डियर। काम बताओ। सलीम ने उसे रायना का नाम, बैंक का नाम और कोड नोट कराते हुए कहा, मुझे इसके अकाउंट की पिछले 3 साल के 10 लाख से ऊपर के डेबिट और क्रेडिट की डिटेल चाहिए। यह भी कि किस व्यक्ति ने रुपए भेजे और कहाँ गए। बस 10 मिनट, लीड बैंक अधिकारी ने कहा। उसके बाद उसने किसी को फोन मिलाकर उसे डिटेल नोट करा दी। कुछ देर बाद उसने अपनी मेल पर आई डिटेल का प्रिंट निकालकर सलीम के हाथ पर रख दिया। सलीम जब बाहर निकला तो दोपहर ढल चुकी थी। उसे जोरों की भूख लग आई थी। उसने सीधे घोस्ट को किंगफिशर कैफे की तरफ मोड़ दिया। किंगफिशर कैफे मछली के व्यंजनों के लिए मशहूर था। यहाँ दुनिया भर की फिश की 70 डिशेज मिलती थीं। यहाँ तक कि यहाँ मिलने वाला सैंडविच, समोसा और डोसे तक में मछली का इस्तेमाल होता था। शाम को तो यहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं होती थी। इस वक्त कैफे में ज्यादा लोग नहीं थे। सलीम के टेबल पर पहुँचने के कुछ देर बाद ही वेटर आ गया। सलीम ने उसे सैंडविच और कॉफी का ऑर्डर दिया और पाइप सुलगाकर कश लेने लगा। आज उसने खासी मेहनत कर डाली थी। एक और अनहोनी। अगले दिन रायना सुबह 7 बजे ही शरबतिया हाउस पहुंच गई थी। वह अपने साथ 4 नौकरों को लाई थी। जब वह पहुंची तो राजेश शरबतिया सो रहा था। रायना के इतनी जल्दी आने पर उसे जरा ताज्जुब हुआ। चूंकि वह रायना को पसंद करता था, इसलिए इतने सुबह आने पर वह नाराज नहीं हुआ। वह नाइट गाउन में ही नीचे ड्राइंग रूम में आ गया। इतनी सुबह सुबह? सब खैरियत तो है? राजेश शरबतिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। राजेश शरबतिया ने नौकरों को नहीं देखा था। वह बाहर बेंच पर ही बैठे थे। मैं डॉक्टर वीरानी का शव लेने आई हूँ, रायना ने सपाट लहजे में कहा। तुम क्यों जिद पर अड़ी हुई हो? शरबतिया ने उसे समझाते हुए कहा। तुम्हारी यह जिद हम सबको मुसीबत में डाल देगी। तुम्हें क्यों मुसीबत में डालेगी? क्या तुमने उन्हें कत्ल किया है? रायना ने तीखे लहजे में पूछा। उसकी यह बात सुनकर शरबतिया घबराकर खड़ा हो गया। उसने हकलाते हुए कहा, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मुझे पाने के लिए रायना की आवाज में अब भी तीखापन मौजूद था। यह सच है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं डॉक्टर वरुण वीरानी को कत्ल कर दूंगा। शरबतिया ने सफाई पेश की। जो भी हो, मुझे शव चाहिए, रायना ने मजबूत लहजे में कहा। तुम मेरी बात। शरबतिया की बात काटते हुए रायना ने कहा, अबे गधेड़े, एक साधारण सी बात तेरी समझ में नहीं आती। मैं अगर लोगों के सामने ओपनली डॉक्टर वीरानी का अंतिम संस्कार नहीं करूंगी तो मैं दुनिया को क्या जवाब देती फिरूंगी कि वह कहाँ चले गए? इस तरह से तो मैं फंस जाऊंगी। रायना ने पूरी बात एक सांस में कह दी। उसकी आवाज भी तेज थी। अपने लिए इस तरह के अपमानजनक शब्द सुनकर शरबतिया का चेहरा उतर गया। उससे आज तक इस तरह से किसी ने भी बात नहीं की थी। वह देश का जाना माना इंडस्ट्रियलिस्ट था। उसकी गिनती देश के टॉप 10 अमीरों में होती थी। कुछ देर की खामोशी के बाद रायना ने कहा, दरअसल मैं ही मूर्ख हूँ। मुझे मौत वाले दिन ही इस बात पर अड़ जाना चाहिए था, लेकिन तब मैं नशे में थी और ज्यादा ख्याल नहीं कर सकी थी। यह कहने के साथ ही वह उठकर तेजी से बाहर निकल गई। पीछे पीछे शरबतिया भी बाहर आया। वहां उसने 4 नौकरों को देखा तो उसके कदम ठिठक गए। रायना चारों नौकरों के साथ कब्र की तरफ जा रही थी। शरबतिया खामोशी से उन्हें जाते हुए देखता रहा। वहां पहुंचकर रायना ने नौकरों को कब्र खोदने में लगा दिया। कुछ देर में ही मिट्टी हटा दी गई। रायना ने कब्र की तरफ देखा तो उसकी चीख निकल गई। कब्र से लाश गायब थी। सार्जेंट सलीम ने बैंक से कौन से राज हासिल किए थे? लाश फिर किस तरह से गायब हो गई थी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए जासूसी उपन्यास मौत का खेल का अगला भाग। मौत का खेल भाग 11। कौन था वह? सलीम ने आज जमकर मेहनत की थी। उसे यकीन था कि उसकी जानकारी सोहराब को खुश कर देगी। जब वह कोठी पर पहुंचा तो दोपहर ढल चुकी थी।
पूरी कोठी में तलाशने के बाद आखिरकार सोहराब उसे लाइब्रेरी में मिल गया। वह चांद के बारे में कोई किताब पढ़ रहा था। सोहराब अभी भी किताबों पर ही भरोसा करता था। उसका मानना था कि नेट पर दी गई ज्यादातर जानकारी अधकचरी है। किताब अब भी रिसर्च के बाद और उस विषय के जानकार ही लिखते हैं। सोहराब ने सार्जेंट सलीम के खिले खिले चेहरे को देखकर पूछा, लगता है आज कमाल करके ही लौटे हो। यह तो आप बताइएगा कि कमाल किया है या वक्त खराब किया है, सलीम ने कहा। आओ बाहर बैठते हैं, कुमार सोहराब ने कहा। दोनों उठकर लॉन में आकर बैठ गए। सर्दियों में जाती शाम की धूप बड़ी भली लगती है। उस वक्त दिन हाथ से फिसलते हुए बखूबी महसूस होता है। सोहराब को यह काफी पसंद है। चलिए सब कुछ विस्तार से बता डालिए, सोहराब ने कहा। जवाब में सलीम ने आज दिन भर की सारी रुदात बयान कर दी। सोहराब उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। वह बीच बीच में कुछ सवाल भी करता जा रहा था। सारी बातें सुनने के बाद उसने कहा, बैंक डिटेल चेक की? नहीं, उसका मौका नहीं मिला, सलीम ने कहा और बैंक के प्रिंट मेज पर फैला दिए। सोहराब बड़े ध्यान से बैंक की डिटेल चेक कर रहा था। वह कई नामों के आगे निशान भी लगाता जा रहा था। जैसे जैसे वह पेज पलटता जा रहा था, सोहराब की आंखें फैलती जा रही थीं। वह आश्चर्य से भरा हुआ था। 10 पेजों में फैली डिटेल देखने के बाद सोहराब गंभीर चिंता में डूब गया। ऐसा क्या नतीजा निकला इन पेजों से कि आप इस कदर गंभीर हो गए, सलीम ने पूछा। शहजादे सलीम, आपने यकीनन कमाल कर दिया है। आपको बेहतरीन दावत मिलेगी। मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगा, सलीम ने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी इस बात पर सोहराब को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, आज डिनर के लिए होटल सिनेरियो चलते हैं। मुझे जो हुक्म मिला वह मैंने कर दिया। अब आप दावत खिलाइए या स्विट्जरलैंड घुमाइए। इस वक्त मेरी दिलचस्पी यह जानने में है कि आखिर मामला क्या है, सलीम ने कहा। उसकी बात सुनकर सोहराब फिर से सोच में गुम हो गया। उसने सिगार केस से एक सिगार निकाली और उसे सुलगा लिया। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा, काफी गंभीर मामला है। एक कत्ल का मामला। इत्तेफाकन मैं भी वहां मौजूद था। किसका कत्ल? और वह कत्ल आपके सामने हुआ? सलीम ने ताज्जुब से पूछा। डॉक्टर वरुण वीरानी का, सोहराब ने कहा। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने दोबारा कहा, तुम्हें कुछ भी नहीं पता इस बारे में। तुम्हें क्या फार्म हाउस से बाहर की दुनिया के सामने यह सब एक राज ही रह जाता अगर मैं वहां मौजूद नहीं रहता। आप बताते कब हैं पूरी बात, सलीम ने उलाहना देते हुए कहा। डॉक्टर वरुण वीरानी को रहस्यमयी हालात में कत्ल कर दिया गया है, सोहराब ने उसकी शिकायत को नजरअंदाज करते हुए कहा। इत्तेफाकन मैं भी वहां मौजूद था, लेकिन यह बात मैं रिकॉर्ड में नहीं ला सकता हूं, क्योंकि जिन हालात में डॉक्टर वीरानी का कत्ल हुआ उसे कोई भी नहीं रोक सकता था। ऐसा लगता है जैसे पहले से तयशुदा तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है। जिस पार्टी के दौरान उन्हें कत्ल किया गया, उस पार्टी में मौजूद हर शख्स शक के दायरे में है। मैं समझ नहीं पाया आपकी बात, सलीम ने उकताए हुए अंदाज में कहा। सलीम के टोकने पर सोहराब जैसे चौंक पड़ा हो। उसने बात को शुरू से बताना शुरू किया। सलीम साहब, राजेश शरबतिया मुल्क के बड़े कारोबारी हैं। उनकी गिनती देश के टॉप 10 अमीरों में होती है। उनके शरबतिया हाउस में होने वाली पार्टी में हर कोई शामिल होने को बेकरार रहता है। राजेश ने कई बार मुझे भी दावतनामा भिजवाया, लेकिन मैं हमेशा टालता रहा। इस बार 31st नाइट की पार्टी के लिए वह खुद ही दावतनाम लेकर पहुंच गए। इस वजह से मैं इनकार नहीं कर सका, लेकिन मैंने एक शर्त रखी कि वह वहां मेरा किसी से परिचय नहीं कराएंगे। वह इसके लिए तैयार हो गए। तो क्या आप वहीं थे 31st को? सलीम ने पूछा। मैं इस तरह की पार्टियों से हमेशा गुरेज करता हूँ। सिर्फ राजेश का मन रखने के लिए पार्टी में गया था, लेकिन उस रात पड़ रहे जबरदस्त कोहरे की वजह से मुझे वहां रुकना पड़ा। कुछ देर बाद वहां मौत का खेल खेलने का ऐलान हुआ। मौत का खेल? यह कैसा खेल है? मैंने ऐसे किसी खेल के बारे में पहले कभी नहीं सुना, सलीम ने चौंकते हुए कहा। सोहराब ने बात को टालते हुए कहा, यह चोर सिपाही जैसा एक खेल होता है।
तो मैं यह बता रहा था कि तमाम लोग इस खेल में शामिल हो गए। मुझे ऐसे किसी खेल से दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर एक कमरे में आकर बैठ गया। इतना कहने के बाद सोहराब बुझ गई सिगार जलाने लगा। कुछ कश लेने के बाद उसने बताया, उस खेल के दौरान ही डॉक्टर वरुण वीरानी का कत्ल हो गया। कत्ल होने का मुझे पता न चल सके, इसलिए किसी ने मेरे दरवाजे की सिटकिनी बाहर से बंद कर दी। सिटकिनी बंद होने का पता चलते ही मैं समझ गया था कि कहीं कुछ गड़बड़ है। मैं खिड़की से बाहर आ गया। लॉन में भारी भीड़ थी। वहां मैंने सारा नजारा अपनी आंखों से देखा। उसके बाद मैं दोबारा अपने कमरे में आकर बैठ गया। बाद में मेरे कमरे की सिटकिनी खोल दी गई। इतना सब होने के बावजूद आपने कोई हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? सलीम ने आश्चर्य से पूछा। बचकाना सवाल, सोहराब ने कहा, बरखुरदार। यह मजदूरों की बस्ती में होने वाला कत्ल नहीं है कि सभी को लाइन में खड़ा किया और बेटों से धुनाई शुरू कर दी। कातिल ने जुर्म कबूल कर लिया। केस सॉल्व। पुलिस और खुफिया विभाग के काम में फर्क होता है। शरबतिया हाउस की उस पार्टी में मुल्क के खरबती और मशहूर हस्तियां शामिल थीं। तकरीबन 70 लोग थे। उनमें से ही कोई एक कातिल है। आपने बिना सबूत के किसी को टच किया तो वह वकीलों की पूरी फौज उतार देंगे, इसलिए सबसे पहले सबूत चाहिए होगा। और डॉक्टर वीरानी की लाश का क्या हुआ? उन्हें वहीं शरबतिया के फार्म हाउस में दफन कर दिया गया। रायना डॉक्टर वीरानी की ही बीवी है न? सलीम ने बात बदलते हुए पूछा। हाँ, दोनों ने लव मैरिज की थी, सोहराब ने कहा। बैंक के इन कागजों से क्या नतीजा निकाला आपने? सलीम ने पूछा। रायना न सिर्फ अपने पति डॉक्टर वरुण वीरानी से जेब खर्च के लिए मोटी रकम पाती थी, बल्कि करोड़ों रुपए राजेश शरबतिया ने भी उसे दिए हैं। इसके अलावा अबीर ने भी उसे गाहे काफी पैसे ट्रांसफर किए हैं, सोहराब ने बताया। इतना पैसे करती क्या है वह? सलीम ने आश्चर्य से पूछा। पैसे वाले लोगों की दुनिया में सिर्फ पैसे की कीमत होती है। प्यार बिकता है, यहाँ लखते जिगर बिकते हैं। सोहराब का लहजा तल्ख था। कत्ल तो अबीर भी कर सकता है और राजेश शरबतिया भी, क्योंकि दोनों की दिलचस्पी रायना में है, सलीम ने कहा। पार्टी का हर आदमी संदिग्ध है, सोहराब ने कहा। हंगामा। कब्र से लाश न निकलने पर रायना पर जैसे जुनून तारी हो गया। वह वहां से सीधे कोठी पर पहुंची और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीखें सुनकर कई सारे नौकर जमा हो गए। कुछ देर में राजेश शरबतिया और उसकी पत्नी भी पहुंच गई। दोनों ने नौकरों को वापस भेज दिया। उन्होंने बड़ी मुश्किल से रायना को शांत कराया। क्यों इस कदर शोर मचा रही हो? शरबतिया ने पूछा। कब्र से फिर लाश गायब है, रायना ने चीखते हुए कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? राजेश शरबतिया के मुंह से अनायास निकला। यह तुम अपने आप से पूछो, रायना ने कहा। तुम मुझ पर बेजा शक कर रही हो। मैं लाश का करूंगा क्या? और मैं तो खुद लाश को बाहर ले जाने की मुखालफत कर रहा हूँ, शरबतिया ने उसे समझाते हुए कहा। इसीलिए तो तुमने लाश गायब करा दी। रायना की आवाज अब भी तेज थी। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, शरबतिया ने उसे समझाने की कोशिश की। रायना ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, मुझे कुछ भी समझना बाकी नहीं है। मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। मैं सीधे कहूंगी कि तुमने मेरे पति का कत्ल करके लाश गायब कर दी है। झूठ तो मत बोलो, शरबतिया ने घबराई हुई आवाज में कहा। मैंने कोई कत्ल नहीं किया है। यह तुम बेजा इल्जाम लगा रही हो। यह तुमने ठीक नहीं किया, शरबतिया, रायना ने कहा और पैर पटखती हुई बाहर निकल गई। राजेश शरबतिया भी तेजी से बाहर निकला, लेकिन रायना नहीं रुकी। वह कार में बैठी और बाहर की तरफ चली गई। शरबतिया लौट आया और सर पकड़कर बैठ गया। वह कुछ देर बाद उठा और इंस्पेक्टर कुमार सोहराब का फोन मिला दिया। क्या रायना ने पुलिस से शिकायत की? क्या पुलिस डॉक्टर वीरानी की लाश तलाश सकी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए जासूसी उपन्यास मौत का खेल का अगला भाग। मौत का खेल भाग -12। तफ्तीश। इंस्पेक्टर कुमार सोहराब और सार्जेंट सलीम के बीच अभी बातें हो ही रही थीं कि तभी सोहराब के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से राजेश शरबतिया की घबराई हुई आवाज आई, सोहराब साहब।
मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ। आप जितनी जल्दी हो सके शरबतिया हाउस आ जाइए। क्या हुआ? सब खैरियत तो है न? सोहराब ने पूछा। बस आप जल्दी पहुंच जाइए, यह कहते हुए शरबतिया ने फोन काट दिया। सोहराब ने फोन रखते हुए सलीम से कहा, घोस्ट ले आइए। शरबतिया हाउस चलना है अभी तुरंत। कोई खास बात? सलीम ने पूछा। रास्ते में बात होगी, सोहराब ने कहा। सलीम पार्किंग की तरफ चला गया। कुछ देर बाद वह घोस्ट ड्राइव करता हुआ लॉन के पास आकर रुक गया। सोहराब उसकी बगल में आकर बैठ गया और घोस्ट तेजी से आगे बढ़ गई। गुलमोहर विला से तकरीबन 1 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद घोस्ट मेन रोड पर पहुंच गई। सोहराब ने सलीम को शरबतिया हाउस का पता बता दिया और घोस्ट ने स्पीड पकड़ ली। घोस्ट सोहराब की पसंदीदा कार थी। वह 3 सेकंड में ही 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती थी। उसका सस्पेंशन भी गजब का था। ऐसा लगता था कि कार हवा में तैर रही है। रास्ते में सलीम ने पूछा, क्या मामला है? राजेश शरबतिया का फोन था। वह किसी परेशानी में फंस गया है, इंस्पेक्टर सोहराब ने बताया। कैसी परेशानी? सलीम ने फिर पूछा। यह तो वहां चलने के बाद ही मालूम होगा, सोहराब ने कहा। इसके बाद खामोशी छा गई। सोहराब ने सिगार केस से एक सिगार निकाली और उसे जलाकर कश लेने लगा। सलीम की निगाहें विंड स्क्रीन पर जमी हुई थीं। कार तेजी से भागी चली जा रही थी। कुछ देर बाद कार शरबतिया हाउस के गेट से इंटर हो रही थी। शरबतिया ने गेट पर गार्ड्स को पहले ही इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। यहाँ जो मेहमान लगातार आते जाते रहते थे, उनकी गाड़ियों के नंबर गार्ड के पास मौजूद थे। बाकी लोगों के लिए इजाजत लेनी होती थी। पार्किंग लॉट में गाड़ी खड़ी करने के बाद जब सोहराब और सलीम कोठी पर पहुंचे तो शरबतिया उन्हें बाहर बेचैनी से टहलता हुआ मिल गया। सोहराब को देखते ही वह तेजी से उसके पास पहुंचा। उसने सोहराब का हाथ पकड़ते हुए कहा, बहुत अच्छा किया आ गए, आओ मेरे साथ। इसके बाद वह उन्हें लेकर अंदर आ गया। सोहराब और सलीम के बैठते ही शरबतिया ने उन्हें मौत का खेल और डॉक्टर वरुण वीरानी के मारे जाने के बारे में पूरी रुदात सुना डाली। सोहराब को सारी बातें पहले से मालूम थीं, लेकिन उसने शरबतिया को कहीं भी नहीं टोका। इसके विपरीत वह पूरी तवज्जो से उसकी बात सुनता रहा। वह यह भी चेक करना चाहता था कि शरबतिया कहाँ झूठ बोलता है और कहाँ पर बातों को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। शरबतिया ने अभी तक सारी बातें ही बड़ी ईमानदारी से बयान की थीं। आखिर में उसने सोहराब को लाश के गायब होने के बारे में भी बता दिया। इंस्पेक्टर सोहराब, इस पूरे मामले में मेरा कोई रोल नहीं है। मैंने अपनी स्थिति साफ करने के लिए ही आपको यहाँ बुलाकर तकलीफ दी है। बस मैं यह चाहता हूँ कि मेरा नाम न खराब हो, नाहक मुझे इस मामले में घसीटा जाए। शरबतिया ने घबराई हुई आवाज में कहा, रायना धमकी देकर गई है कि वह पुलिस में मेरे खिलाफ कंप्लेन करेगी कि मैंने डॉक्टर वरुण वीरानी को कत्ल कर दिया है। अगर आप बेगुनाह हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इंस्पेक्टर सोहराब ने उसे दिलासा देते हुए कहा। शुक्रिया, शरबतिया ने कहा। हालांकि उसकी आवाज में अब भी घबराहट थी। मैं वह जगह देखना चाहता हूँ जहाँ डॉक्टर वीरानी को दफनाया गया था, इंस्पेक्टर कुमार सोहराब ने उठते हुए कहा। आइए, शरबतिया ने कहा। इसके बाद तीनों कोठी से बाहर निकल आए। सोहराब ने जेब से रबर के दस्ताने निकालकर पहन लिए। कुछ देर बाद शरबतिया उन्हें लेकर डॉक्टर वीरानी की कब्र के पास पहुंच गया। वहां एक गड्ढा खुदा हुआ था। शरबतिया ने गड्ढे को दिखाते हुए कहा, यहीं पर डॉक्टर वरुण वीरानी को दफनाया गया था। पहले एक बार लाश गायब हुई थी, लेकिन तब वह वापस आ गई थी। अब आज सुबह जब रायना ने गड्ढा खुदवाया तो यहाँ लाश नहीं है। सोहराब झुककर गड्ढे को देखने लगा। वहां उसे कोई खास बात नजर नहीं आई। उसके बाद वह उठकर खड़ा हो गया। वह आसपास की जमीन को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसे नम जमीन पर कुछ कदमों के निशान नजर आए। वह निशान इस तरफ आने के नहीं थे, लेकिन जाते वक्त के वह निशान साफ नजर आ रहे थे। वह कदमों का पीछा करते हुए दीवार तक चला गया। दीवार को भी वह बड़े ध्यान से देखता रहा। सोहराब ने शरबतिया की तरफ पलटते हुए कहा, क्या सीढ़ी मिल सकेगी?
जी अभी मंगाता हूँ, शरबतिया ने कहा और किसी को फोन मिलाने लगा। कुछ देर बाद दो नौकर सीढ़ी लेकर चले आ रहे थे। सोहराब के निर्देश पर उन्होंने सीढ़ी को दीवार से टिकाकर खड़ा कर दिया और फिर शरबतिया के इशारे पर वापस चले गए। नौकरों के जाने के बाद सोहराब सीढ़ी पर चढ़ गया। उसने जेब से मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला और दीवार की ऊपरी सतह को ध्यान से देखने लगा। उसने मैग्नीफाइंग ग्लास को जेब में रख लिया और सीढ़ी को ऊपर खींच लिया और उसे दूसरी तरफ उतार दिया। इसके बाद वह नीचे उतर गया। वहां भी उसे जमीन में जाते हुए कदमों के निशान नजर आ रहे थे। कुछ आगे जाने के बाद उसे किसी गाड़ी के पहियों के निशान नजर आए। वह निशान मिट्टी में दूर तक नजर आ रहे थे। इसके बाद सोहराब लौट आया। सीढ़ी से वह फिर से दीवार पर चढ़ गया और उसके बाद सीढ़ी को दूसरी तरफ लगाने के बाद वह अंदर उतर आया। उसके नीचे उतरते ही शरबतिया ने पूछा, क्या नतीजा निकाला आपने? इतनी जल्दी नतीजे नहीं निकलते मिस्टर शरबतिया, सोहराब ने गंभीरता से जवाब दिया। सोहराब जंगल में आसपास का जायजा लेने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे भी खून के धब्बे नजर आ गए। वह ताज्जुब से खून के धब्बे देखने लगा। सोहराब जमीन पर बैठ गया और मैग्नीफाइंग ग्लास निकाल लिया। वह बड़े ध्यान से खून के धब्बों को देख रहा था। तभी वहां शरबतिया भी पहुंच गया। उसने सोहराब के बगल में बैठते हुए कहा, यह जाने किसका खून है? मैंने भी इसे कल देखा था और तब से परेशान हूँ। यह किसी जानवर का खून है, इंस्पेक्टर सोहराब ने कहा। उसके बाद उसने पूछा, क्या आपके फार्म हाउस पर जानवरों का शिकार भी किया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, शरबतिया ने जल्दी से जवाब दिया। सोहराब ने एक पतली सी डंडी उठाई और खून को खुरचने लगा। खून पाउडर की तरह भुरभुरा नजर आने लगा। सोहराब ने कहा, यह उस वक्त का खून है जबकि जानवर मर चुका था। उसकी इस बात पर शरबतिया बड़े ध्यान से उसे देखने लगा। सोहराब ने सलीम से कहा, सलीम साहब, खून का नमूना जमा कर लीजिए और इसे जांच के लिए लैब भेज दीजिए। वैसे मुझे पुख्ता यकीन है कि यह जानवर का ही खून है। सलीम ने जेब से प्लास्टिक का पाउच निकाला और एक चिमटी से उसमें खून के नमूने भरने लगा। इस काम से फारिग होने के बाद वह उठकर खड़ा हो गया। सोहराब ने कुछ देर आसपास का जायजा लिया और फिर वह तीनों वापस कोठी की तरफ चल पड़े। रास्ते में फिर कोई बात नहीं हुई। कोठी पर पहुंचने के बाद सोहराब ने शरबतिया से पूछा, आपको क्या लगता है कि डॉक्टर वरुण वीरानी की मौत महज एक हादसा है? यकीनन ऐसा ही है, शरबतिया ने बहुत पुख्ता लहजे में जवाब दिया। आपके इतने यकीन की कोई वजह? सोहराब ने शरबतिया को गहरी नजरों से टटोलते हुए पूछा। वह इसलिए इंस्पेक्टर, क्योंकि डॉक्टर वीरानी बहुत खुशमिजाज आदमी थे। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। दूसरे, हमारे यहाँ आने वाला हर मेहमान उनकी बहुत इज्जत करता था। वजह उनकी खूबसूरत बीवी भी तो हो सकती है, सलीम ने कहा। वह अब तक खामोश ही रहा था। उसकी इस बात पर शरबतिया बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं आपका मतलब नहीं समझा। मेरे कहने का मतलब यह है कि उनकी बीवी को हासिल करने के लिए भी तो कोई उन्हें कत्ल कर सकता है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, शरबतिया ने खुश्क लहजे में कहा। ऐसा लगता था कि उसे सलीम की बात पसंद नहीं आई थी। वह इतनी खूबसूरत हैं कि किसी का भी दिल उन पर आ सकता है, सलीम ने बात को जारी रखते हुए कहा। शरबतिया ने खुद को संभाल लिया था। उसने इस बार सलीम की बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने बात को टालते हुए कहा, आप लोग कॉफी लेंगे या ड्रिंक? हम लोग अब चलना चाहेंगे, सोहराब ने उठते हुए कहा। इंस्पेक्टर सोहराब, मेरा नाम बेवजह न उछले। मैं आपसे यह दरख्वास्त करूंगा, शरबतिया ने कहा। आप बेफिक्र रहें। आप बेकसूर होंगे तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा, सोहराब ने शरबतिया से गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए कहा। सोहराब और सलीम कोठी से निकलकर पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ गए। सोहराब किसी चिंता में डूबा हुआ था। दोनों घोस्ट में बैठ गए और कार एक झटके से आगे बढ़ गई। रास्ते में सलीम ने पूछा, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वह किसी जानवर का ही खून था?
बरखुरदार गोली लगने के बाद जानवर के गिरने से वहां की जमीन का उतना हिस्सा थोड़ा सा दब गया है। वह निशान इस बात की गवाही दे रहा है कि वह किसी जानवर का ही है। दूसरे जो खून जमीन पर गिरा हुआ है उसमें भी खून में सने जानवर की खाल के बाल मिले हैं। डीएनए रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हो जाएगा। आपने यह कैसे जान लिया कि यह मरे जानवर का खून है? सलीम ने आश्चर्य से पूछा। हमारे शरीर से जब भी खून बहने लगता है तो कुछ देर बाद वहां खून का थक्का बनने लगता है। इसकी वजह से खून बहना बंद हो जाता है। यह थक्का प्रोथ्रोम्बिन नाम के प्रोटीन बनता है। जब कोई मर जाता है तो यह प्रोटीन भी खून के साथ बहना बंद हो जाता है। इसकी वजह से थक्का नहीं जमता और खून में पपड़ी नहीं बनती है। वह चूरा बन जाता है, सोहराब ने समझाते हुए बताया। और डॉक्टर वीरानी की लाश कहाँ चली गई? सलीम ने पूछा। इस बारे में तुरंत जवाब देने के बजाय सोहराब सिगार सुलगाने लगा। शरबतिया हाउस से सोहराब को कौन से राज पता चले थे? आखिर लाश कहाँ चली गई थी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए जासूसी उपन्यास मौत का खेल का अगला भाग।